हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा टीचिंग पॉइंट के अंदर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बारे में। ठीक है, ये जो मैंने इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट बताया है, इसके अंदर आपका जो 70% चैप्टर है वो आपका कंप्लीट आउट हो जाएगा और 30% जो है वो बेसिक डेफिनेशंस मिलेगी। डेफिनेशंस जो है वो पेंडिंग रहेगी, वो आप अपने बुक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, वो इजी है, लेकिन जो मुश्किल पार्ट है और जो बच्चे कॉम्पिटिशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका तो आप यूँ मानिए 101% इसके अंदर ही कवर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाम से पता लग रहा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले बात अगर हम करें तो कंट्रोल, व्हाट इज कंट्रोल। कंट्रोल क्या होता है? किसी भी चीज पे कमांड करना, उस चीज के हिसाब से अपने आप को बनाना, क्या कहलाता है? कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, तो कंट्रोल से यहाँ पे मीनिंग है बॉडी ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल। ठीक है, जैसे ब्रेथिंग, हार्ट पंपिंग। ठीक है, जैसे कि हमारे हार्ट का धड़कना, दिल का धड़कना। ठीक है, ब्रेथिंग, सांसों का चलना, ये सारी क्या है, हमारे कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है, अब जहां पे कंट्रोल होगा वहां पे साथ साथ बात होगी कोऑर्डिनेट की। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है साथ के में मिलजुल कर चलना। साथ में मिलजुल कर चलना क्या कहलाता है? आपका कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अदर भाषा में आपको बताऊं तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल बिठाना। ठीक है, जैसे कि एक चीज है उसके साथ दूसरी चीज ऑटोमेटिकली चले, वो क्या होती है? आपकी कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक है, अब जैसे देखिए, एक नर्व सेल है, उसको ये तो नहीं पता ना कि दूसरी नर्व सेल क्या कर रही है, तो उस दो नर्व सेल के बीच के कनेक्शन के लिए एक जो प्रोसेस यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो ये जो प्रोसेस यूज होता है वो होता है कोऑर्डिनेशन। तो ये है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल के अंदर बॉडी के ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए, और कोऑर्डिनेशन होता है उसके साथ तालमेल को बिठाने के लिए। ठीक है, यानी कि उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, आप यूं कह सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मेरी ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर, इन दोनों फिंगर में अब इसकी ग्रोथ अलग होगी, इसकी ग्रोथ अलग होगी, इसकी सेल अलग होगी और इसकी सेल अलग होगी। इन दोनों सेल का कॉम्बिनेशन जो होगा वो कहलाता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और इनके अंदर जो रिएक्शंस हो रही है, जो मैं कंट्रोल कर रहा हूं, वो है आपका कंट्रोल। ठीक है, मेनली इसके अंदर ये होता है। इतना समझ में आएगा? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल होता है बॉडी के ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करना, और कोऑर्डिनेशन होता है आपकी बॉडी के सभी पार्ट्स को कनेक्ट करना, यानी कि उनका तालमेल बिठाना, उनका जॉइंट बिठाना, एक दूसरे का साथ देना। ठीक है, उसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। कंट्रोल यहां तक आपको पता लग गया। उसके बाद आती है टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर हम टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात करें तो हमारे पास दो टाइप के कोऑर्डिनेशन होते हैं। एक होता है केमिकल, एक होता है इलेक्ट्रिकल। केमिकल मैसेज जो भेजता है वो होता है हार्मोनल मैसेज, और जो इलेक्ट्रिकल मैसेज होते हैं वो होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखिए, नाम से पता लग रहा है जिसके अंदर जो मैसेजेस हैं, जो तालमेल, मैंने आपको बताया ना कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, जो मैसेजेस हैं वो केमिकल्स की फॉर्म में भेजे जा रहे हैं, उसे हम बोलते हैं हार्मोनल मैसेजेस। और जो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में भेजे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल जो मैसेजेस होते हैं वो होते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के अंदर हार्मोन से मैसेज भेजे जाते हैं, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर इलेक्ट्रिकली डायरेक्ट मैसेज भेजे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कोऑर्डिनेशन क्या होता है? तालमेल बिठाना बॉडी पार्ट्स के बीच। और कोऑर्डिनेशन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? केमिकल और इलेक्ट्रिकल। जिसमें मैसेज केमिकली भेजा जाए उसे बोलते हैं हार्मोनल मैसेज, और जो इलेक्ट्रिकली मैसेज भेजा जाता है उसे बोलते हैं नर्वस मैसेज। और जो हार्मोनल मैसेज होते हैं वो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहलाता है, और जिसके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, नर्वस मैसेजेस जो भेजे जाते हैं इलेक्ट्रिकल मैसेजेस, वो क्या कहलाता है? आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, अब देखिए किस किस में पाए जाते हैं हार्मोनल जो कोऑर्डिनेशन है, वो दोनों में पाए जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, ये पौधों में भी होते हैं और जानवरों में भी होते हैं। अब देखिए, पौधों में भी हार्मोन्स होते हैं, है ना, वो बढ़ते हैं। पहले छोटा होता है पौधा, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर उसके फूल लगते हैं, पत्तियां, फिर फल। ठीक है, फिर वो सूख जाता है, फिर वो डेड पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या कर रहा है? हार्मोन्स कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से जो एनिमल्स है उसके अंदर होता है ग्रोथ, उसकी मूवमेंट्स, है ना, वो सारा हार्मोन के कारण हो रहा है। लेकिन जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, जो इलेक्ट्रिकल मैसेज है, ये खास बात ये कि ये ओनली एंड ओनली इन एनिमल्स, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर ही होता है। आपने कभी देखा है कि जो प्लांट है वो दिमाग लड़ा रहा हो? कभी सुना है कि प्लांट के दिमाग होता है? नहीं होता ना। तो उससे आप याद रख सकते हो कि भाई दिमाग नहीं है तो मतलब नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम नहीं है, और नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रिकल मैसेज जाने का तो कोई चांस बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ओनली एंड ओनली इन एनिमल्स होता है कौन? इलेक्ट्रिकल मैसेज, नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम ओनली एंड ओनली इन एनिमल्स होता है। ठीक है, और ये दोनों में होता है, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है।
जाहिर सी बात है जो नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम के जो एडवांटेज है वो हार्मोनल सिस्टम के डिसएडवांटेज है, और जो इसके हार्मोनल सिस्टम के जो एडवांटेज है वो नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम के डिसएडवांटेज, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं। ठीक है, इसका जो एडवांटेज है वो इसका डिसएडवांटेज है, और जो इसका एडवांटेज है वो इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो देखिए इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज देखते हैं पहले। ये क्या है, फास्ट प्रोसेस है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल मैसेज है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फास्ट होती है ना, तो उस तरह से आप याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल मैसेज है तो इसका फास्ट प्रोसेस है, जबकि हॉर्मोन्स क्या है, स्लो होते हैं, हॉर्मोन्स कंपैरिजन में स्लो होते हैं। ठीक है, तो ये क्या रिलेटिवली स्लो है, तो ये इसका एडवांटेज हो गया, ये फास्ट प्रोसेस है, और ये इसका डिसएडवांटेज होगा कि ये रिलेटिवली स्लो है। इतना समझ में आ गया, जो एडवांटेज है वो इसका डिसएडवांटेज है। अब बात आती है इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। एक एक एडवांटेज और एक एक डिसएडवांटेज आप याद रख लीजिए, बहुत होगा। ठीक है, हार्मोनल मैसेज का एडवांटेज ये है कि ये ग्रोथ मैकेनिज्म करता है। मैंने आपको बताया ना, जैसे जैसे पौधा छोटा होता है, उससे फिर बड़ा होता है, उससे फिर बड़ा होता है, पेड़ बनता है, फल लगते हैं, फूल लगते हैं, पत्तियां लगती है, वो सारा सारा क्या है, ग्रोथ मैकेनिज्म है। ठीक है, वो क्या करता है, ग्रोथ मैकेनिज्म करता है, एक एफिशिएंट वे देता है ग्रोथ को, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सेल। हार्मोनल मैसेज क्या करता है, जो सेल्स होती है जिसकी वजह से बॉडी की ग्रोथ होती है, उन्हें वो इन्फॉर्मेशन देता है कि अब तुम्हारे ग्रोथ करने टाइम आ चुका है, और उनकी ग्रोथ के अंदर वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो ये इसका क्या एडवांटेज है, जबकि ये इसका डिसएडवांटेज बनेगा नर्वस कोऑर्डिनेशन का, क्या कि नॉट एफिशिएंट वे ऑफ ग्रोथ। इसका कोई भी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई भी एफिशिएंट वे नहीं है ग्रोथ कराने का। जो जो हार्मोनल मैसेज सिस्टम है उसका तो ग्रोथ मैकेनिज्म होता है और इसका नहीं होता है। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम का, इतनी बात आपको याद रखनी है। जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें डायरेक्ट ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, तो ये जो वीडियो है वो मैं कंपटीशन एग्जाम के बेस से बना रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर ये मान लीजिए आपका बेसिक जितना भी है 70% बेसिक आपका कवर आउट हो जाएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम का। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो हम आगे की बात करते हैं। अब आगे की बात करते हैं मूवमेंट शोइंग इन प्लांट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं मूवमेंट ऑन प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होती है वो दो तरह से होती है, एक होती है ट्रोपिक मूवमेंट, एक होती है नेस्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ मूवमेंट आपको यहाँ से याद करनी है, टाइप्स ऑफ मूवमेंट आपको याद करनी है। फर्स्ट इज ट्रोपिक मूवमेंट एंड अनदर इज नास्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, किसके अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रोपिक मूवमेंट्स कौन सी होती है, जो डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस होती है। ठीक है, और ये नॉन डायरेक्शनल। ट्रोपिक मूवमेंट वो होती है जो किसी भी एक डायरेक्शन में जो मूवमेंट होती है वो। ठीक है, जैसे कि आपने केसेस पढ़े 10th क्लास के अंदर कि जियोट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म है, हाइड्रोट्रोपिज्म है ना, कि लाइट की तरफ पौधे का बेंड हो जाना, एक डायरेक्शन है ना उसकी कि लाइट की तरफ पौधा बेंड हो रहा है, तो वो क्या है, ट्रोपिक मूवमेंट है। ठीक है, तो डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब बात आती है स्टिमुलस क्या होता है, ये खास बात ध्यान देने की। स्टिमुलस होता है, देखो हमारी बॉडी को किसी ने कोई मैसेज दिया, अब हम उसके रिस्पॉन्स में जो मैसेज है वो गेन करके उसके रिस्पॉन्स में हम मैसेज तो देंगे ना, वही होता है स्टिमुलस। स्टिमुलस प्रोसेस क्या है, एक बॉडी से मैसेज देगा और वो सेंट्रल नर्व सिस्टम को देगा, और सेंट्रल नर्व सिस्टम से जो मैसेज है वो वापस दूसरी बॉडी को दे देगा। मतलब कि एक तरह से आप ये कह सकते हो संदेशवाहक स्टिमुलस है वो, उसका काम सिर्फ यही है कि वो रिएक्शन करता है। जैसे मान लो किसी भी इंसान ने हमसे बात करने की कोशिश की, तो हम उससे बतलाते हैं, हम उसे अपनी कोई बात बताते हैं, तो वो किसके कारण होता है, स्टिमुलस के कारण होता है। स्टिमुलस को पता लगा है कि सामने वाले इंसान ने, अपोजिट पार्टी ने हमसे बात करने की कोशिश की है, तो वो क्या करता है, उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्स करता है, उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करता है, तो वो सारा सारा काम किसका, स्टिमुलस का। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, ट्रोपिक मूवमेंट्स में आते हैं। ठीक है, ये क्या, डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या करेगा, इसमें एक डायरेक्शन के हिसाब से उसको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, और जैसे कि एग्जांपल फोटोट्रोपिज्म, जैसे एग्जांपल फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म देखिए जैसे ये है लाइट की तरफ मूवमेंट है ना, जैसे देखिए इसकी जो पत्तियां और जो तना है, स्टेम और लीव्स जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ेंगी, और जो इसकी रूट्स है पौधे की वो नीचे की तरफ बढ़ेंगी, है ना। ऐसी ग्रोथ होती है, पौधा है वो जमीन के अंदर उसकी जड़ें चलती है, और ऊपर उसका क्या होता है, तना और उनकी पत्तियां चलती है, स्टेम और उनकी लीव्स चलती है। ठीक है, तो इसके अंदर दो तरह के फोटोट्रोपिज्म है, पॉजिटिव और नेगेटिव। टाइप्स ऑफ फोटोट्रोपिज्म यहाँ से याद कीजिए, कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, अपवर्ड, एंड नेगेटिव का मतलब क्या है, डाउनवर्ड। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पेड़ है ये अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है, जो इसकी स्टीम और लीव्स है वो अपवर्ड मूवमेंट कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है ड्यू टू लाइट। ये बात आपको याद रखनी है, फोटोट्रोपिज्म आ गया तो मतलब ड्यू टू लाइट, मोशन ड्यू टू लाइट, मोशन ऑफ मूवमेंट, मोशन और मूवमेंट ड्यू टू लाइट, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये देखिए, ये जो इसका तना और पत्तियां हैं ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और ये नीचे की तरफ जो जड़ें हैं इसकी वो नीचे की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ मूव कर रही है वो क्या है,
पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म या फिर पॉजिटिव ट्रोपिक मूवमेंट बोल सकते हो, और जो नीचे तरफ है वो नेगेटिव। ठीक है, आप इसे ये मान लीजिए, जो इसकी ये जो पॉइंट लगा रखा है ये इसकी एक्सिस है, इससे नीचे नेगेटिव, इससे ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, ये था आपका ट्रोपिक मूवमेंट के बारे में। अब जो दूसरा मूवमेंट है वो है आपका नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसमें भाई स्टिमुलस का कोई लेना देना नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये नॉन डायरेक्शनल होता है, इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है बस, और इसका कोई ग्रोथ वगैरह कोई लेना देना नहीं है। रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, श्रिंकिंग ऑफ टच मी नोट प्लांट। आपने देखा हो जो टच मी नोट का जो प्लांट होता है उसे हम जैसे ही हम टच करते हैं तो वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, जैसे हम उसे टच करेंगे वो श्रिंक हो जाएगा। तो ये सारी सारी जो मूवमेंट है वो किसके कारण होती है, नेस्टिक मूवमेंट के कारण होती है। और नेस्टिक मूवमेंट क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। इसमें भाई कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करती, ओनली एंड ओनली रिएक्शन मैटर करती है। आपने इसे छुआ तभी वो सिकुड़ेगा, अदरवाइज ऐसे नहीं कि जो सनलाइट उस पर गिर रही है तो वो सिकुड़ेगा, या ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। आप अगर उसे टच करोगे तो वो श्रिंक होगा। ठीक है, ये है नेस्टिक मूवमेंट। तो दोबारा फिर याद कीजिए, मूवमेंट दो तरह की है, ट्रोपिक और नेस्टिक। ट्रोपिक में डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस का, और नेस्टिक में नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस का। स्टिमुलस दोनों में काम करता है। इसके अंदर तो टच करने पे स्टिमुलस काम करेगा, और इसके अंदर लाइट या किसी डायरेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए स्टिमुलस अपना काम करेगा। ठीक है, देखिए अब आपको मैं दिखाता हूँ वो श्रिंकिंग सिस्टम होता क्या है, जो किस प्लांट में होता है, टच मी नोट में होता है। जो टच मी नोट के प्लांट में क्या प्रोसेस होता है, टच मी नोट के प्लांट में क्या प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, देखिए ये होता है, जैसे ही हम इसको ऐसे टच करते हैं। ठीक है, ये जो लीव मैंने आपको लीव की स्ट्रक्चर दिखा रखी है, जैसे हम इसको टच करेंगे तो ये जो इसके जो पोर्स मैंने दिखा रखे हैं, इनके अंदर से क्या है, वाटर पार्टिकल बाहर निकलते हैं। इनके अंदर से जैसे ही वाटर पार्टिकल बाहर निकलेंगे तो ये क्या करेंगे, ये जो पत्तियां हैं अपने आप को ऐसे सिकुड़ लेगी। ठीक है, ये ऐसे श्रिंक कर लेगी और इनकी स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगी सिकुड़ के। ठीक है, ये फिर सिकुड़ लेती है अपने आप को, श्रिंक कर लेती है। ठीक है, क्यों करती है वो रिस्पॉन्ड करती है, नेस्टिक मूवमेंट हो रही है इनके अंदर। टच मी नोट में कौन सी मूवमेंट हो रही है, नेस्टिक मूवमेंट हो रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, और नेस्टिक मूवमेंट क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, इनसे जैसे ये पानी बाहर निकलेगा तो ये अपने आप को ऐसे सिकुड़ लेगी। ठीक है, ये होता है इसका श्रिंकिंग सिस्टम। इतना समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मेन जो चैप्टर का मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या, नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है। जाहिर सी बात है, नाम से पता लग रहा है नर्वस कोऑर्डिनेशन यानी कि नर्वस सिस्टम। जिसके अंदर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं वो क्या होता है, आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन सिस्टम के अंदर आपके 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका ब्रेन, एक आपकी स्पाइनल कॉर्ड और एक आपका नर्वस। ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ब्रेन क्या होता है, उसका हेड कमांडर होता है, ये सारों को हेड करता है, कमांड करता है। ठीक है, ये सारों को क्या करता है, कमांड करता है। ये सारों को कमांड करेगा और क्या करेगा, ये ऑर्डर देगा सभी को। ठीक है, और जो सेंटर में जो होती है वो क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड। ये जो मैंने दिखा रखे देखो, ये ऊपर ऊपर ब्रेन, इसके जो सेंटर में वो स्पाइनल कॉर्ड, और साइड में जो निकले हुए हैं, ठीक है, जो इसकी ब्रांचेस निकली हुई वो क्या होती है, नर्व्स होती है। ठीक है, और ये बना किससे होता है, न्यूरॉन से बना होता है। आप बुक में पढ़ोगे तो आपको न्यूरॉन का सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये किससे बना होता है, न्यूरॉन से बना होता है। अब देखिए कैसे ब्रेन क्या करेगा, अपना मैसेज देगा स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, अपना मैसेज देंगे नर्व्स को। अब नर्व्स क्या करेगी, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर मैसेज देगी। यही प्रोसेस वापस उल्टा होगा, नर्व्स क्या करेगी, मैसेज लेगी बॉडी पार्ट से, फिर वो देगी स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड देगा सीधा ब्रेन को। ऐसे होता है ये सारा सारा प्रोसेस। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया, वर्किंग कैसे होती है, कैसे होती है, इससे यहाँ और इससे बॉडी पार्ट में, फिर बॉडी पार्ट से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ऐसे होती है वर्किंग। ठीक है, ये अपना क्या है, नर्वस सिस्टम है। अब बात आती है इसकी टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसके 2 टाइप होते हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरिफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम, नाम से याद रखना आपको ट्रिक, सेंटर यानी कि जो बॉडी के जो सेंटर पे होता है, सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, और पेरिफेरल नर्व सिस्टम यानी कि जो साइड में होता है। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये कोई भी चीज है, इसका मैंने ये मान लो सेंटर ले लिया, तो इसके जो चारों तरफ ये जो चीज होगी, ये इसकी क्या होगी, पेरीफेरी होती है। ये इसकी क्या होती है, पेरीफेरी होती है। ये होती है इसकी पेरीफेरी। तो देखिए सेंट्रल नर्व सिस्टम जो सेंटर पे होता है, और पेरीफेरी यानी जो उसके अराउंड होता है। तो सेंटर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसे आपका बॉडी, कुछ मैं आपको बताऊं, इस तरह जैसे आपकी बॉडी है मान लो। ठीक है, तो ये जो बीच का जितना भी ये जो सिस्टम है, ये वाला, ये सारा सारा क्या है, आपका सेंट्रल नर्व सिस्टम है। और जो अराउंड जो है, अराउंड जो आपका नर्व सिस्टम जो काम करेगा चारों तरफ, वो क्या होता है, आपका पेरीफेरी, पेरीफेरल नर्व सिस्टम। तो टाइप्स ऑफ नर्व सिस्टम 2 तरह के हैं, सेंट्रल नर्व सिस्टम और पेरीफेरल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम बॉडी के सेंटर पे लाई करता है, और पेरीफेरल नर्व सिस्टम जो है वो साइड में लाई करता है।
ठीक है, ये बॉडी के सेंटर पे और ये बॉडी के साइड में। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ओनली यही आते हैं। देखो मैंने बताया ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। देखो ये तो पेरिफेरल हो गया और ये क्या हो गया? सेंट्रल हो गया, क्योंकि सेंटर पे लाई कर रहे हैं ब्रेन और नर्व सिस्टम, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिलकर क्या बनाते हैं? आपकी न्यूरॉन्स, और ये क्या बनाती है? स्ट्रक्चर नर्व सिस्टम बनाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। अब देखिए सेंटर ऑफ द बॉडी में लाई करता है वो होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम। इसके दो पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड को आप ऐसा समझ सकते हो, ये ब्रेन का मैनेजर होता है। ठीक है, मैनेजर ऑफ ब्रेन। जैसे किसी बैंक का मैनेजर होता है, उसका क्या काम होता है कि बैंक में कितना कैश आया, कितना कैश जा रहा है, कौन लोन पास करवा रहा है, उस सब का बायोडाटा रखना है ना। इसी तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका भी क्या काम है? सबका बायोडाटा रखना। ब्रेन के पास कितनी मैसेज आ रहे हैं, कितने मैसेज जा रहे हैं, कौन कौन सा मैसेज आ रहा है, ठीक है, कौन से मैसेज ब्रेन को भेजने हैं, कौन से नहीं भेजने हैं, वो सारा सारा काम कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है, जो यहाँ पे दिखा रखा है। सारा का सारा काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। और स्पाइनल कॉर्ड को मैनेजर ऑफ ब्रेन के नाम से भी आप याद रख सकते हो। ये क्या काम करता है? ये बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है ब्रेन से। ब्रेन का जो मैसेज है ना वो बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करेगा, और जो बॉडी पार्ट्स का मैसेज है वो अपने अंदर लाके ब्रेन में सप्लाई करेगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, ऐसे आगे इसके अंदर क्या होता है? आगे इसके अंदर नर्व्स होती है, ये अपना मैसेज ब्रेन से लेगा और नर्व्स को देगा। ये नर्व्स आगे जाएंगी और अपने बॉडी पार्ट्स को देगी। फिर बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे? मैसेज अपना नर्व्स को देंगे। फिर नर्व्स क्या करेगी? मैसेज अपने स्पाइनल कॉर्ड को देगी। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? मैसेज अपने ब्रेन को देगी। ठीक है, तो जो मेन जो काम है वो किसका है? स्पाइनल कॉर्ड का है। ये बीच वाला आदमी है, ये मान लो। ठीक है, बीच वाला आदमी याद रखो, ट्रिक याद हो जाएगी। बीच वाला आदमी यानी कि सेंट्रल नर्व सिस्टम। और कौन है वो? स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का हेड कौन है? ब्रेन है। ठीक है, तो भाई अकेला तो कोई काम करेगा नहीं, उसका हेड तो होना जरूरी है। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड का हेड होता है ब्रेन, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाते हैं CNS, सेंट्रल नर्व सिस्टम। इतना याद हुआ। उसके बाद है पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या होता है? लाइट साइड ऑफ बॉडी, बॉडी के साइड में लाई करता है। सेंटर को छोड़ के बॉडी के साइड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के जितने पार्ट है वो सारे सारे क्या है? आपके पेरिफेरल नर्व सिस्टम है। जैसे कि आप नर्व्स मान सकते हो, बॉडी पार्ट्स मान सकते हो। ठीक है, ये सारे सारे क्या आपके पेरिफेरल नर्व सिस्टम है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम किससे बना होता है? नर्व से मिलकर बना होता है। अब नर्व्स क्या करती है? दे कैरी मैसेज फ्रॉम CNS एंड फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। क्या करते हैं नर्व्स? नर्व्स क्या करते हैं? जो मैसेजेस होते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम के, जो मैसेज होते हैं उनको पहुंचाते हैं बॉडी पार्ट्स तक, और जो बॉडी पार्ट्स के जो मैसेज है वो पहुंचाते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम तक। अब सेंट्रल नर्व सिस्टम कौन सा था? जो मैंने आपको पीछे बताया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कई बार कंफ्यूजन ये रहती है कि भाई स्पाइनल कॉर्ड भी तो यही काम करता है, वो भी तो अपने मैसेज को पहुंचाता है बॉडी पार्ट से यहाँ वहाँ। लेकिन एक बात याद रखनी है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम पहले बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड फिर उसके बाद में बॉडी तक पहुंचाता है। तो याद रखना है, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज पहुंचाने का काम किसका है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम का है। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, मैंने आपको बताया था ना, ये सेंट्रल नर्व सिस्टम है, ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम है सारा सारा। अब नर्व्स ही तो इनकी तरफ मैसेज पहुंचाएगी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, वरना स्पाइनल कॉर्ड को क्या पता लगेगा क्या हो रहा है। तो ये जो है, ये सारा सारा मैंने क्या बताया अभी? पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है। ठीक है, ये सारा सारा क्या होता है? आपका पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना है कि ये सारा सारा क्या है? आपका पेरिफेरल नर्व सिस्टम है। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम। हर चीज़ के आपको टाइप्स याद रखने हैं, MCQs में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQs में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो दो तरह के होते हैं, एक होता है सोमैटिक नर्व सिस्टम, एक होता है ऑटोनोमिक, या आप ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम को आप ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम भी बोल सकते हैं। सोमैटिक नर्व सिस्टम में क्या होता है? कंट्रोल वॉलेंटरी एक्शंस, कंट्रोल वॉलेंटरी मूवमेंट्स। देखो जो भी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, वॉलेंटरी एक्शंस आपको पता है ना, जिसपे हमारा कंट्रोल होता है। ठीक है, वो किसके अंदर आते हैं? सोमैटिक नर्व सिस्टम में। या आप यूं कह सकते हो कि जो हमारे जो वॉलेंटरी एक्शंस हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्व सिस्टम। ठीक है, द टाइप ऑफ सिस्टम विच कंट्रोल अवर वॉलेंटरी मूवमेंट्स इज नोन एज द सोमैटिक नर्व सिस्टम। ठीक है, हमारे जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स है उसको कंट्रोल करने वाला नर्व सिस्टम क्या कहलाता है? सोमैटिक नर्व सिस्टम कहलाता है। जैसे कि वॉलेंटरी मूवमेंट्स कैसे हो सकता है? जैसे कि आपका चलना, आपका बैठना, आपका लिखना, आपका खाना, ये सारी सारी क्या आपकी वॉलेंटरी एक्शंस है। इन पे आप काबू भी रखते हैं, है ना, इन पे आप कंट्रोल भी रखते हैं कि नहीं अभी नहीं जाना, मुझे थोड़ी देर ठहर के जाऊंगा। ठीक है, ये भी क्या है? आपका एक कंट्रोल है। ठीक है, वॉलेंटरी एक्शंस पे कंट्रोल है। तो जो वॉलेंटरी एक्शंस पे कंट्रोल करते हैं वो कौन से होते हैं? सोमैटिक नर्व सिस्टम होते हैं। दूसरा होता है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। दूसरा क्या है? ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम क्या है? जो कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्शंस को। किसको कंट्रोल करता है? इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स, इनवॉलेंटरी एक्शंस की बात है। इनवॉलेंटरी एक्शंस कौन से होते हैं? जैसे कि हार्ट बीट, हार्ट का धड़कना। ठीक है, ब्रीथिंग, सांस का चलना। अब ऐसे तो नहीं कि आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि 5 मिनट के लिए आपने हार्ट की पंपिंग बंद कर दी, या 5 मिनट के लिए आप ऐसे हो कि अपनी सांसों को बंद कर दो कि आज मैं सांस नहीं लूंगा, कल लूंगा।
है ना, ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो ये सारे सारे क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, ठीक है। तो जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है वो आपका ऑटोनोमिक होता है। ऑटोनोमिक देखो, ऑटोमेटिक, ऑटोनोमिक यानी कि ऑटोमेटिक, जो चीज़ ऑटोमेटिक हो रही है वो क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शंस है। और जो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम बोलते हैं। हो गया याद। और जो वॉलेंट्री एक्शंस को कर रहा है वो कहते हैं सोमेटिक नर्व सिस्टम होता है। अब ये तो यहाँ तक बात खत्म होती है। अब बात है ऑटोनोमिक के भी दो पार्ट होते हैं। ऑटोनोमिक के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम वो होता है जो फाइट एंड फियर के नाम से होता है। ये क्या करता है, एनर्जी प्रोडक्ट करता है, हमारी बॉडी को फाइट करने के लिए पावर देता है, एनर्जी देता है, हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, हमारी बॉडी का यानी कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। कौन, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। तो जो ऐसा नर्व सिस्टम जो बॉडी को किसी भी फियर से फाइट करने की पावर या टेंडेंसी या एनर्जी देता है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम बोलते हैं। याद रखिएगा, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का काम होता है एनर्जी प्रोडक्ट करना, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ताकि जो हमारे जो बॉडी ऑर्गेनिज्म है वो किसी भी रोग से, किसी भी बैक्टीरिया से, किसी वायरस से लड़ सके, ठीक है। हमारे रोगों से लड़ने की जो पावर है वो तेज हो सके। वो कौन कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। और जो पैरासिम्पैथेटिक है वो क्या करता है, फॉर रिलैक्स ऑफ बॉडी, ये ज्यादा काम करेगा, ये रिलैक्स करेगा। ये फाइट एंड फियर कर रहा है, ये रिलैक्स करेगा। रिलैक्स कैसे, जैसे कि आपने पूरे दिन का काम किया, अब आपको सोना है, अब आपको बैठना है, ठीक है, आपको रेस्ट करना है, आपको खाया हुआ पचाना है, खाना खा के आप थोड़ी देर बैठते हो, ठीक है, या फिर आप खाना खाओगे, उसके बाद आपकी जो बॉडी के अंदर जो जितने भी डाइजेशन प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है, खाना आपने जो खाया वो आपका खाना जो डाइजेस्ट हो रहा है वो सारा सारा जो प्रोसेस होता है वो किस में होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में होता है। तो किसके पार्ट है, ऑटोनोमिक के होते हैं। ऑटोनोमिक इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। अब जैसे देखिए खाने का पचना इनवॉलेंट्री एक्शन है, ऐसे तो है नहीं कि आपने कंट्रोल कर लिया, नहीं नहीं आज खाना नहीं पचाएंगे कल पचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो देखिए ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम में दो तरह के हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक के अंदर क्या है, फाइट एंड फियर का है, आपको रोगों से लड़ने की क्षमता, एनर्जी देगा, कैपेसिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन करता है। पैरासिम्पैथेटिक क्या है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए यूज होता है, आपको रेस्ट करना है, आपको डाइजेस्ट करना है, तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट का काम पैरासिम्पैथेटिक का है और एनर्जी प्रोडक्शन का काम सिंपैथेटिक का, ठीक है। तो यहां तक जो है ये आपका मोस्ट चैप्टर जो है आपका कवर हो जाता है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से चैप्टर आपका पूरा है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं या फिर आप पर्सनली कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। और भी आपको कोई डाउट हो तो आप बता देना, और भी आपको कोई वीडियो चाहिए हो तो बता देना। और जो बच्चे एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नर्व सिस्टम इतना पढ़ लेना, ये आपका 80% है, ठीक है। और थोड़ा बहुत जो आपकी बुक की डेफिनेशन है, आई थिंक आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है अच्छी तरह, और थोड़ी बहुत बुक की डेफिनेशन पढ़ लेना, आपका जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी इस चैप्टर की, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इतना ही है बस। इनका यही है कि आप ये इनकी ऐसे जैसे मैंने शॉर्ट नोट बना के रखे हैं वैसे आप इनके शॉर्ट नोट बना लो कि कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है। इस तरह से आप शॉर्ट नोट बनाओगे तो आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये चैप्टर भी पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।